इग्नू के सभी छात्र छात्राओं को मैं डॉक्टर मौलश्री शुक्ला, मैं लखनऊ के अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज के मानव शास्त्र विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मास्टर्स इन एंथ्रोपोलॉजी या मानव शास्त्र में परास्नातक की डिग्री में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को ब्लॉक 2 यानी कि सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र के यूनिट 2 यानी कि सोशल ग्रुप, सोशल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस यानी कि सामाजिक समूह, संस्थाएं और संगठनों के बारे में चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले ये समझेंगे कि सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान और मानव में एक परस्पर संबंध है। हम इस संबंध पर ही आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। मकाइवर और पेज का कहना था कि समाज सामाजिक संबंधों का एक ताना बाना है। मीन्स सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। अब इस समाज के अंदर कुछ फॉर्मल और कुछ इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक संबंध है। इन्हीं सभी संबंधों का एक ताना बाना समाज है और वो संबंध हमें एक संरचना के रूप में दिखाई देते हैं जिसे हम सामाजिक संरचना या सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं। मैलिनोस्की ने बताया है कि समाज के अंदर लोगों के लिए एक थ्योरी ऑफ नीड के बारे में चर्चा करी है इन्हें, जिसे हम कहते हैं आवश्यकताओं का सिद्धांत। मैलिनोस्की का कहना है दैट कल्चर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू सिक्योर सर्टेन फंडामेंटल नीड्स ऑफ सर्वाइवल फॉर ह्यूमंस विच आर बायोसाइकोलॉजिकल इन नेचर। मतलब मैलिनोस्की का यह कहना है कि मानव की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं, यह आवश्यकताएं दोनों ही हैं, बायोलॉजिकल भी हैं और भौतिक भी हैं और मनोवैज्ञानिक भी। इन दोनों आवश्यकताओं का पूरा होना मानव के अस्तित्व के लिए बहुत ही जरूरी है। इन आवश्यकताओं के पूरा किए बगैर मानव का अस्तित्व बिल्कुल भी संभव नहीं है और इसीलिए मानव ने इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समाज की संरचना करी। Humans have created a society to fulfill these needs. तो मैलिनोस्की इसी तरह से कहते हैं कि सोसाइटी एंड कल्चर आर द इंस्ट्रूमेंट्स टू सिक्योर ह्यूमन नीड्स। जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो तत्व है और जो समाज है वो एक संरचना है जिसके भीतर, जिस ढांचे के भीतर हमें एक तत्व यानी संस्कृति मिलती है, जिस माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और कैसे पूरा करते हैं? इन अ सोशली एक्सेप्टेड वे। मतलब कि हमारी जो भी भौतिक ज़रूरतें हैं, अब वो ज़रूरतें क्या हैं, इस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। हम ज़रूरतों की बात कर रहे हैं, आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं। जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स बहुत बहुत ज़रूरी हैं आवश्यकताएं ये हमारे अस्तित्व के लिए, जैसे नीड ऑफ फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, क्लोथिंग एंड स्लीपिंग। ये सारी ज़रूरतें हमें हमारे सर्वाइवल के लिए, अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सेफ्टी, हेल्थ की सेफ्टी एंड इमोशनल सेफ्टी, ये सब भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब बात ये आती है कि समाज ही क्यों चाहिए हमें इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और समाज की ज़रूरत क्या है? क्यों समाज की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि हम अकेले अपनी इन सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। हम अकेले इन सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। हमें समाज के ऊपर परस्पर निर्भर रहना पड़ता है। समाज के अन्य प्राणियों से, अन्य व्यक्तियों से एक संबंध स्थापित करना पड़ता है और उस संबंध के साथ साथ ही हम इस ज़रूरत को, इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अकेले हम अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते।
इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं अपने आज के विषय पर। और आज का विषय जो हमारा है वो है सामाजिक समूह। तो सामाजिक समूह क्या है? सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। A social group is a collection of individuals who interact with each other and share common characteristics, goals and interest. सामाजिक समूह उन व्यक्तियों का समूह है जो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रियाएं करते हैं और समान विशेषताओं, लक्ष्यों या रुचियों को साझा करते हैं। तो हम ये इस डेफिनेशन से हम ये समझ सकते हैं कि जो सोशल ग्रुप है वो एक समूह है। समूह मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ एन एसोसिएशन, एक लोगों का एकजुट कर जो उनके बीच एक परस्पर संबंध है, उसको हम सामाजिक समूह कहते हैं। अब इस समूह के अंदर कुछ परस्पर क्रियाएं भी होती हैं, कुछ आदान प्रदान होता है, और क्या होता है कि कुछ विशेषताएं, लक्ष्य और रुचियां लोग अपनी एक दूसरे से साझा करते हैं। और ज़रूरत क्या है इन सबको साझा करने की? वही जो हमने अभी बात करी, टू सिक्योर सम ह्यूमन नीड्स। ना एंडरसन और पार्कर ने कहा है कि ग्रुप्स आर यूनिट्स ऑफ 2 और मोर पीपल मीटिंग इन द सेम एनवायरनमेंट। एंडरसन और पार्कर एक समाजशास्त्री हैं और उनका कहना है कि जो सामाजिक समूह है वो एक ऐसी इकाई है जहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा लोग एक ही पर्यावरण में आकर के जो है अपने भेदों को मिटाते हैं, एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं और अपने बीच के जो डिस्टेंस है, यानी कि जो अपने बीच की दूरियां हैं, उनको किसी न किसी संचार के माध्यम से, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से दूर करते हैं। जो इस तरह का एक दोनों के बीच में एक परस्पर संबंध स्थापित होता है, उससे क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को मनोवैज्ञानिक तौर पर भी प्रभावित करते हैं। मीन्स कि हम एक एनवायरनमेंट शेयर कर रहे हैं, एक पर्यावरण शेयर कर रहे हैं। एक पर्यावरण शेयर करते हुए हम एक दूसरे के साथ एक संचार के माध्यम से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ हम बात कर रहे हैं और किन्हीं तरीके से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वो जो जुड़ाव है वो हमें सीधी तौर पर हमें प्रभावित कर रहा है, और वो जो प्रभावित कर रहा है वो हमें मनोवैज्ञानिक स्तर पे प्रभावित कर रहा है। और कई सारे इस वजह से कई सारे हमारे बीच में परस्पर क्रियाएं हो रही हैं, और वो जो परस्पर क्रियाएं हैं वो हमारे बीच में एक संबंध स्थापित कर रहे हैं, और वो जो संबंध है उसका जो नेचर है वो एक रेसिप्रोकल इंटरैक्शन है, मतलब कि वो पारस्परिक संपर्क है। ये जो रेसिप्रोकल इंटरैक्शन है, ये जो पारस्परिक संपर्क है, ये एक सोशल ग्रुप की एक पहचान है। सोशल ग्रुप हर समय एक माध्यम प्रदान करता है अपने मेंबर्स को पारस्परिक संबंध स्थापित करने का, एक दूसरे से जुड़ने का, मतलब कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने का और एक दूसरे को प्रभावित करने का। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जो सोशल ग्रुप है वहाँ के ऊपर जो मेंबर्स हैं वो टेम्पररी एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे मिले और आपने कुछ समय अवधि के लिए संपर्क स्थापित किया और आप फिर एक दूसरे से दूर हो गए। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि ये इस तरह का एक संगठन है जिसके अंदर रिकरेंट इंगेजमेंट्स होती हैं, जिसके अंदर आप बारंबार एक परस्पर संबंध स्थापित करते हैं, बारंबार आप कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि बारंबार आप संचार के माध्यमों से एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, यानी कि अपना प्रभाव छोड़ते हैं दूसरों के ऊपर इस तरह से कि वो जीवन भर एक संबंध के रूप में स्थापित रहता है। अब क्या होता है कि इस तरह के समूह में हम बहुत भली भांति यह जानते हैं कि दूसरे मेंबर्स भी हमें
हमसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मतलब कि उनके ऊपर हमारा बहुत गहरा असर पड़ रहा है। और इस वजह से वो हमें हर समय देख रहे हैं, हमें हर समय हमारे व्यवहार को पढ़ रहे हैं। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम एक सामाजिक स्वीकृत ढंग के अंदर रवैया करें, एक सामाजिक स्वीकृत बिहेवियर अपनाएं। मीन्स वी सीक टू हैव सोशल एक्सेप्टेंस, मतलब कि हम सोशल एक्सेप्टेंस अपने लिए लोगों की आंखों में देखें। हम ऐसा ऐसा रवैया अपनाएं जिसकी वजह से लोग हमें स्वीकारें, हमें पसंद करें, हमारे साथ संबंध स्थापित करना चाहें, हमारे साथ परस्पर क्रियाओं में जुड़े और हमें अपनाएं। That means that everybody in a social group tries to have social acceptance through his or her behavior. Okay. So why we take membership in a social group? हम किसी भी सामाजिक समूह में सदस्यता क्यों लेना चाहते हैं, क्यों लेते हैं? सबसे पहली बात, इट प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर सोशल इंटरेक्शन। ये क्या करता है, हमें एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक माध्यम देता है सोशल इंटरेक्शन करने का, मतलब कि सामाजिक संपर्क साधने का एक माध्यम देता है। और इससे क्या होता है, जो हमने बात करी मालिनोव्स्की की थ्योरी ऑफ नीड की, यानी कि आवश्यकता के सिद्धांत की, कि ये हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हम जानते हैं कि मानव जो है एक सेल्फिश प्राणी है, एक ऐसा प्राणी है जो बिना किसी ज़रूरत के कोई काम नहीं करता। सो वो कोई भी अगर सोशल ग्रुप क्रिएट करता है तो उसका कोई ना कोई बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, उसकी कोई ना कोई बहुत ज़रूरी जो होती है वो क्रिया होती है, और कोई बहुत ज़रूरी आवश्यकता वो एक सोशल ग्रुप पूरी कर रहा होता है, जिसके लिए वो सोशल ग्रुप मानव ने बनाया हुआ है। तो सामाजिक समूह संपर्क के लिए एक माध्यम प्रदान करता है और विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने का एक माध्यम प्रोवाइड करता है। अभी हमने बात करी कि जो ये माध्यम है वो हमें क्या सिखाता है, हमें हमारी आवश्यकताएं सोशली एक्सेप्टेड वे में पूरा करना सिखाता है, कि कैसे हम अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा कर लें और समाज में भी हमें अच्छी नज़र से देखा जाए, और हमारे जो आवश्यकताओं को पूरा करने का ढंग है वो हमारी संस्कृति के अनुरूप हो। So this recurrent nature of interaction among the group members make the group most stable social unit of the society. तो हमें पता है कि इसके अंदर हमने अभी भी बात करी, एक रिकरेंट नेचर ऑफ इंटरेक्शन है, मतलब बारंबार संपर्क हम साधते हैं और बारंबार हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इस वजह से ये कहना है कि ये एक बहुत ही स्टेबल सोशल यूनिट है, ये एक बहुत ही मजबूत सामाजिक इकाई है। और इस मजबूत सामाजिक इकाई से अभी हम इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, तब आपको और क्लियर होगा कि सामाजिक समूह से हमारा क्या तात्पर्य है। पर हम अभी के लिए ये बताते हैं कि ये बहुत ही स्टेबल सोशल यूनिट है, मतलब कि बहुत ही मजबूत सामाजिक इकाई है। अब इसके साथ ही साथ एक तो ये आपको माध्यम दे रहा है दूसरों से जुड़ने का, कुछ आपकी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है, और साथ ही ये समाज का एक बहुत ही मजबूत इकाई है। इसके साथ ही ये समाज के कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को सिद्ध कर रहा है। अगेन हम बात करते हैं मालिनोव्स्की की। मालिनोव्स्की ने थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म दी थी, यानी कि प्रकारवाद का सिद्धांत दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि समाज की जो संरचना है समाज की संरचना है, उस संरचना के भीतर जो भी सोशल ग्रुप्स हैं, यानी कि जो भी सामाजिक समूह हैं, वो कोई ना कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, और जिससे हमें समाज एक फंक्शनल होल दिखाई देता है, मतलब कि एक क्रिया करता हुआ समग्रता की एक इकाई है समाज। समाज जो है वो एक समग्र इकाई है और समग्र क्रियात्मक इकाई है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जब हम कहते हैं समग्र क्रियात्मक इकाई है, इसका मतलब ये है कि जो समाज के लोग हैं उन्हें अपनी किसी भी तरह की ज़रूरत के लिए कहीं बाहर नहीं जाना। समाज उन्हें एक
पूरा विकसित प्लेटफ़ॉर्म देता है, एक पूरा विकसित संरचना देता है, जिसके अंदर वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम एग्ज़ाम्पल एक ले लेते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये सामाजिक समूह होते क्या हैं। Family is one of the basic social group we can take as an example. जो हमारा परिवार है, परिवार एक बहुत ही बेसिक जो है वो समूह है, सामाजिक समूह है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन, अभी हम फंक्शन की बात कर रहे थे कि कैसे जो ये समूह हैं, ये समाज के बहुत ज़रूरी कार्यों को क्रियान्वयन करते हैं। तो समाज में परिवार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? समाज के अंदर परिवार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समाजीकरण का। बच्चों के समाजीकरण का जो ये कार्य है, ये परिवार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और ये कार्य किस पे निर्भर करता है? परिवार की इकाई पे निर्भर करता है। और परिवार क्या है? एक सामाजिक समूह है जो इसी तरह से बाकी सामाजिक समूह यानी कि रिश्तेदारी, नातेदारी, विवाह और भी तरह के जो समूह हैं, इनसे एक परस्पर लेन-देन स्थापित रखता है। अब जो परिवार के सदस्य हैं, वही ये इस समूह के मेंबर्स हैं। जो हम बात ऊपर कर रहे थे कि जो एक समूह है उसमें 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं। तो परिवार के अंदर 2 या 2 से अधिक लोग हमेशा रहते हैं और इनके बीच में क्या है? एक परस्पर इंटरैक्शन है। मतलब कि एक परस्पर संबंध है और वो परस्पर संबंध एक मजबूत इकाई है समाज की। समाज की एक, हमने अभी बात करी थी कि सोशल ग्रुप क्या है? मोस्ट स्टेबल सोशल यूनिट है। मतलब कि समाज की सबसे मजबूत इकाइयाँ हैं। तो वो जो एक सामाजिक समूह परिवार है, हम जानते हैं कि किसी भी समाज का, एक तो ये यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, सार्वभौमिक जो है ये एक समूह है जो आप हर समाज के अंदर देखेंगे कि एक तरह से या दूसरी तरह से परिवार की उपस्थिति ज़रूर रहती है। और क्या, जैसे कि हमने ऊपर सुना और पढ़ा कि ये जो समूह है, ये बहुत ज़रूरी कार्यों को करता है, बहुत ज़रूरी कार्यों का क्रियान्वयन करता है, जिसमें से एक है समाजीकरण, कि बच्चे जो हमारे यहाँ पैदा होते हैं, वो क्या होते हैं? एक बायोलॉजिकल बीइंग होते हैं। यानी कि वो सिर्फ़ अपनी स्पीशीज़ या जिस जिस स्पीशी यानी होमो सेपियंस में वो पैदा हुए हैं, बस वो उतना ही जानते हैं। उनको एक बायोलॉजिकल बीइंग से सोशल बीइंग बनाना, मतलब कि उनका समाजीकरण करना, ये परिवार की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और कहीं न कहीं ये समाज का एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे होते हैं। अब देखते हैं कि टालकोट पार्सन ने क्या कहा है सामाजिक समूह के बारे में। टालकोट पार्सन का कहना है कि कल्चर इज़ द बेसिक एलिमेंट बिहाइंड सोशल रिलेशनशिप्स। हमने अभी-अभी देखा और हमने आगे अभी कहा था कि जो समाज है वो एक संरचना है और जो संस्कृति है, संस्कृति उसके अंदर का एक तत्व है। वही टालकोट पार्सन कहते हैं कि कल्चर इज़ द बेसिक एलिमेंट। और वो जो बेसिक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो रिलेशनशिप्स, सोशल रिलेशनशिप्स की हम बात करें, अब हम जब सोशल रिलेशनशिप्स टर्म कॉइन करते हैं, तो शायद आपको थोड़ी दिक्कत आए इसे समझने में। बट अगर हम वृहद रूप में देखें तो सोशल रिलेशनशिप इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स। फॉर्मल रिलेशनशिप जैसे कि आपका और आपके टीचर के बीच का संबंध, ये एक बहुत ही फॉर्मल रिलेशनशिप है। आपको पता है कि आपको अपने टीचर के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, कौन-सा सोशली एक्सेप्टेड वे है आपको अपने टीचर के साथ बातचीत करने का, जिसमें आपके टीचर और आपके बीच में एक हेल्दी संबंध बना रहे। यहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक रिलेशनशिप है आपका और आपके दोस्तों के बीच का। वो क्या है? एक इनफॉर्मल, अनौपचारिक रिलेशनशिप है। एक अनौपचारिक संबंध है। वहाँ पर आप खुल के अपनी बात बिना किसी डर के कह सकते हैं और बिना किसी फॉर्मल बिहेवियर को फ़ॉलो करे बगैर कह सकते। कोई भी औपचारिकता आपके और आपके दोस्तों के बीच में नहीं होती। आप अपने आप को खुल के
और कई बार बहुत ही हंस के या किसी तरह से मजाक करके आप अपनी बातों को कह सकते हैं और वो बहुत जायज़ होती है। बट यहीं पे आप अपने शिक्षक के साथ एक बहुत ही फॉर्मल ढंग में पेश आते हैं। तो ये दोनों ही क्या है, रिलेशनशिप्स हैं आपकी, आपके टीचर के साथ, आपके शिक्षक के साथ और आपके दोस्तों के साथ। और ये जो रिलेशनशिप्स हैं, ये अगेन आपके समूह बनाते हैं। एक समूह जो कि बहुत फॉर्मल समूह है आपके टीचर और आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ, और दूसरा समूह जो कि बहुत ही इनफॉर्मल समूह है, एक अनौपचारिक समूह है आपका और आपके दोस्तों का। इसी तरह से आपका आपके परिवार के नातेदारों में एक समूह है आपका, आपकी माँ के साथ, आपका अपने पिता के साथ। तो वो सारे क्या हैं, एक सोशल रिलेशनशिप है। अगेन हम इस बात को स्ट्रेस कर रहे हैं कि यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ज़रूरी है ये बात समझना। इसलिए क्योंकि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन सोशल रिलेशनशिप से हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। जब हम ये टर्म यूज़ करते हैं मूलभूत आवश्यकताएं, यानी कि फंडामेंटल नीड्स, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। जैसा कि हमने पहले बात किया, ये बहुत ही ज़रूरी हैं और इनके इतर मानव का अस्तित्व संभव नहीं है। और इसीलिए आपने देखा है कि समाज, जो मकाइवर एंड पेज की डेफिनेशन हम फिर से स्ट्रेस करें, तो समाज क्या है, समाज सामाजिक संबंधों का एक ताना बाना है। Society is a web of social relationships. So टालकोट पार्सन के पर फिर से आते हैं, वो कहते हैं कि कल्चर इज द बेसिक एलिमेंट बिहाइंड द सोशल रिलेशनशिप्स। समाज क्या है, एक तत्व है जिस तत्व के अंदर हम अपनी सारी सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। अब यह तत्व से मतलब है पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। समाज की जो संस्कृति है वो हमें सिखाती है कि किस तरह का बिहेवियर हमें किस तरह से किस मेंबर के साथ करना है। ठीक है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया दैट हाउ यू विल बिहेव विद योर टीचर एंड विद योर फ्रेंड्स। तो हमें पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर जो है, व्यवहार करने के जो जो पैटर्न्स है वो सिखाता है क्या, समाज। और इसी तरह से ये जो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर है कहीं ना कहीं हमें रोल असर्टन करते हैं, एक रोल देते हैं, एक स्टेटस देते हैं किसी भी एक सोशल ग्रुप के अंदर। जैसे परिवार एक सोशल ग्रुप है, इस परिवार के सोशल ग्रुप में माँ का एक रोल है और पिता का एक रोल है। वो रोल आपको आपके बिहेवियर्स भी बताता है कि आपको किस तरह से बिहेव करना है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि आपकी जिम्मेदारियां भी सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैक्स वेबर का क्या कहना है। जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर कहते हैं कि सोशल ग्रुप इज अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल अवेयरनेस विच एस्टैब्लिशेस सोशल रिलेशंस अमंग द ग्रुप मेंबर्स एज अ मीन्स टू फुलफिल कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स। तो वही बातें कह रहे हैं कि एक म्यूचुअल अवेयरनेस क्रिएट करता है सोशल ग्रुप, कि जैसे आप परिवार के अंदर हैं तो माँ और पिता में एक म्यूचुअल अवेयरनेस है कि ये मेरा कार्य है और मुझे सिद्ध करना है अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, और पिता के अंदर ये है कि ये मेरा कार्य है, ये मुझे सिद्ध करना है अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक का जो हमारा डिस्कशन रहा, अगर हम उसको सम अप करें, अगर हम उसको बांधें, तो हम समझ पाएंगे कि हमने अभी तक सिर्फ 3 चीज़ों पे चर्चा करी है। पहला, कि जो समाज है या सामाजिक समूह है वो बेसिक एलिमेंट है सोसाइटी का। हमने बात करी थी पहले ही स्लाइड के अंदर दैट सोसाइटी इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ सोसाइटी, इट्स द मोस्ट एलिमेंट्री यूनिट ऑफ द सोसाइटी। ये समाज की एक बहुत ही मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है, और ये एक मूल तत्व है, एक ठोस प्रत्यक्ष वस्तु है, मतलब एक कॉन्क्रीट फिनोमिनन है समाज का। दूसरी बड़ी चीज़ जो हमने अभी तक सीखी वो ये, अ ग्रुप रिक्वायर्स मोर देन वन इंडिविजुअल टू फंक्शन। हर एक ग्रुप के अंदर एक से ज़्यादा लोग होते हैं और तभी हम उसे एक ग्रुप यानी कि एक समूह की संज्ञा देते हैं। मतलब कि एक समूह में एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।
तीसरी चीज, there is a compulsory interaction between the individual forming the group, that is social relations. ठीक है, तो समूह बनाने वाले व्यक्तियों के बीच में एक अनिवार्य परस्पर अंतःक्रिया होती है, अर्थात सामाजिक संबंध होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि हमें अपनी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करनी है। उन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें कुछ सामाजिक संबंध स्थापित करने पड़ते हैं और व्यक्तियों के साथ परस्पर अनिवार्य अंतःक्रिया में आना पड़ता है टू फॉर्मुलेट अ सोशल ग्रुप, एक सामाजिक समूह बनाने के लिए। अभी तक हमारी ये 3 बातें बहुत क्लियर हो गई हैं कि सोशल ग्रुप या सामाजिक समूह एक बेसिक यूनिट है, इसमें एक से अधिक लोग होते हैं और इसमें परस्पर अंतःक्रिया होती है, संबंध स्थापित किए जाते हैं और आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप्स की, कि ग्रुप के कितने, समूह के कितने प्रकार होते हैं। बहुत सारे प्रकार आपको विद्वानों के दिए हुए मिल जाएंगे, बट यहाँ पे समय के साथ हम सिर्फ एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट C.H. कूले का जो क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ेंगे। C.H. कूले ने अपनी किताब ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर 1902 में कहा दैट सोशल ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इनटू 2, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि द वर्ड सेकेंडरी ग्रुप ये उन्होंने यूज़ नहीं किया, ये बाद में जब इस समूह के ऊपर, सामाजिक समूह के ऊपर आगे विद्वानों ने चर्चा करी तो ये जा कर के ये वर्ड कॉइंड हुआ। बट वहाँ तक के इस किताब में उनका कहना था कि सामाजिक समूह को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी और अन्य समाज। समूह का सबसे पहला और सबसे प्रसिद्ध जो वर्गीकरण था वो C.H. कूले ने दिया था, और यहाँ पे जो समूह के बीच में जो अंतर था वो उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स के हिसाब से बताया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी ग्रुप की, यानी कि प्राथमिक समूह की। प्राइमरी ग्रुप refers to those personal relations that are direct, face to face, permanent and intimate, such as the relations in a family or in a group of close friends। मतलब कि प्राथमिक समूह उन व्यक्तिगत संबंधों को संदर्भित करता है, मतलब बहुत ही पर्सनल रिलेशंस, व्यक्तिगत संबंधों को संदर्भित करता है जो प्रत्यक्ष हैं, फेस टू फेस हैं, आमने सामने हैं, अपेक्षाकृत स्थायी है, मतलब कि परमानेंट नेचर है उनका, और अंतरंग है, मतलब कि इंटीमेट है, जहाँ पे हमें कोई फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत नहीं, जैसे कि परिवार के संबंध, करीबी दोस्तों का समूह। इसी तरह से जो हम संबंधों की बात करते हैं, जहाँ पे अंतरंगता है, जहाँ पे एक अनौपचारिक माध्यम है, जहाँ पे हम आमने सामने बैठते हैं, जहाँ पे हम परमानेंसी की बात करते हैं, जो जीवन भर के लिए जो संबंध है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं प्राथमिक समूह। Cooley felt that primary group were the fundamental agencies। कूले का कहना था कि जो प्राथमिक समूह है वो क्या है? मूलभूत एजेंसियां हैं, जिससे कि मानव का चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये क्या करती हैं? ये डिफाइन करती हैं इंडिविजुअल कैरेक्टर और पर्सनालिटी को, यानी कि इनका इतना गहरा प्रभाव होता है मनुष्य के ऊपर कि ये आपकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर तक करके, बना करके आपको देते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक समूह व्यक्तियों के सामाजिक विकास और मूल्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब कि दे आर वेरी क्रूशियल, द प्राइमरी ग्रुप्स आर वेरी क्रूशियल फॉर मेकिंग योर वैल्यूज। आपकी वैल्यूज को आकार देते हैं, आपके मूल्यों को, आपके सिद्धांतों को आकार देते हैं कि क्या आपके लिए सही है जीवन में, क्या आपके लिए गलत है, आप किन चीज़ों को, किन मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये भी क्या कहीं हद तक के प्राथमिक समूह आपको बताते हैं। अब
जिस तरह से हमने बात करी कि छोटी इकाइयाँ जैसे परिवार एक प्राथमिक समूह बनाता है, तो ये बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि प्राइमरी ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। मतलब कि ये एक छोटे समूह लोगों के समूह को ही लेकर के आगे बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि इसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। क्योंकि जहाँ यहाँ पे जो संचार का माध्यम है वो क्या है? डायरेक्ट एक दूसरे से आमने सामने फेस टू फेस हमें जुड़ना है। इसलिए हम बहुत बड़े नंबर में लोगों से जुड़ नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही हम नंबर बढ़ाएंगे तो हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। इसलिए प्राइमरी ग्रुप हमेशा क्या होते हैं? स्मॉल इन नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ सेंस ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन। प्राइमरी ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, प्राथमिक समूह के लोगों के बीच में एक कोऑपरेशन की भावना होती है, एक कंपेनियनशिप की, मतलब कि एक दूसरों के साथ कैसे मिलजुल के आगे बढ़े, कंपेनियनशिप। वो एक दूसरों के साथ अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं, एक दूसरों के साथ कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी भी समाज का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या बनाते हैं? प्राइमरी ग्रुप, यानी कि प्राथमिक समूह किसी भी समाज के जो सबसे भीतरी अंग है उसको बनाते हैं। इस जो सामाजिक समूह है इसके अंदर इमोशंस और सेंटिमेंट्स की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। सामाजिक समूह के अंदर आपकी भावनाएं, आपके सेंटिमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा मूल्य दिया जाता है, उसको बहुत ही संभाल के रखा जाता है। और अभी हमने बात कर ही ली है कि यहाँ पे अंतरंग अनौपचारिक संबंध होते हैं। और एक बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, द रिलेशंस अमंग द मेंबर्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप आर एज इन देमसेल्व्स नॉट अ मीन्स टू दोज एंड। मतलब कि प्राइमरी ग्रुप में बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ज़रूरत के पूरा होने तक ही साथ में, आप जो साथ में हैं वही आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब कि एक एक आप फ़र्ज़ कीजिए, एक फ्रेंडशिप, आप शायद आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, एक डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद भी आप जीवन पर्यंत तक के अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहते हैं। मतलब कि आपका एंड तो बहुत पहले जो जिस जिस लक्ष्य के लिए आप जुड़े थे एक डिग्री कंप्लीट करने के लिए, वो एंड तो बहुत पहले आप अचीव कर चुके हैं, आपको मिल गया, बट आपके जो संबंध हैं वो अभी तक चल रहे हैं। इसका मतलब होता है द रिलेशंस अमंग द मेंबर्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप आर इन देमसेल्व्स नॉट द मीन्स टू दोज एंड। मतलब कि वो जो संबंध ही हैं वही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम अभी बात कर चुके हैं कि फैमिली, ग्रुप्स ऑफ प्लेमेट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड नेबरहुड कम्युनिटी, इन सब का एक अच्छा उदाहरण है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप। जो सामाजिक समूह है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे पहले तो हम इन विशेषताओं को दो रूप में जो है डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स एंड इंटरनल कैरेक्टर्स। बाहरी विशेषताएं और अंतः विशेषताएं। बाहरी विशेषताएं कहती हैं कि एक प्राथमिक समूह के अंदर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, मतलब कि लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उसका जो साइज़ है वो छोटा होता है, वो बहुत ही छोटे स्वरूप में रहता है, क्योंकि बड़ा साइज़ हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसको बड़ा करेंगे तो हमारे जो संबंध हैं वो क्या हो जाएँगे? इनडायरेक्ट हो जाएँगे। हम एक दूसरे से फ़ेस टू फ़ेस कम्युनिकेशन नहीं कर पाएँगे। ये क्या होते हैं? बहुत ही स्टेबल और ड्यूरेबल होते हैं। हम बहुत ही आगे तक चलते हैं और इनका सिर्फ़ एक ज़रूरत ख़त्म होने से ये ख़त्म नहीं होते हैं, ये जीवन पर्यंत के संबंध होते हैं। अगेन इसमें भी हमारे क्या होते हैं? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हम जैसे एक पीयर ग्रुप है या एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो क्या आपस में जुड़े हुए हैं और कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके। और रिलेशंस क्या है? एंड इन देमसेल्व्स, जो हमारे जो संबंध हैं वही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और वही हमारे लिए हमारा
अंत तक चलेंगे। सिर्फ हम उस लिए नहीं जुड़े हैं कि कोई एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पूरा कर लें। और रिलेशनशिप कैसे होते हैं? स्पॉन्टेनियस होते हैं। बहुत ज़्यादा हम सोच विचार के ये संबंध स्थापित नहीं करते। ये संबंध क्या अपने आप ही स्वतः जुड़ जाते हैं। और ये क्या है? बहुत ही पर्सनल रिलेशनशिप है। बहुत ही पर्सनल तौर पर हम इन रिलेशनशिप्स को लेते हैं। और एक बहुत 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 ज़रूरी बात ये कि जो प्राथमिक सामाजिक समूह होते हैं वो अपने मेंबर्स के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। दे एग्जर्ट सोशल कंट्रोल ओवर देयर मेंबर्स। वो क्या करते हैं? अपने मेंबर्स यानी कि अपने जो भी लोग जो जुड़े हुए हैं उस समूह से, उनके ऊपर एक कंट्रोल स्थापित करते हैं कि किस तरह का बिहेवियर वो समाज के अंदर करेंगे। जैसे परिवार आपके बिहेवियर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, आपको बहुत अच्छे से अनुशासित करता है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप हम पहले ही देख चुके हैं कि परिवार इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। करीबी दोस्त इसका एक बहुत अच्छे उदाहरण है। अब परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ संबंध होते हैं और ये संबंध जन्म से शुरू होते हैं और जीवन भर चलते हैं। करीबी दोस्त मित्रों का एक छोटा सा समूह जिनके साथ आपके भावनात्मक रूप से संबंध होते हैं, एक नियमित बातचीत होती है, इन संबंधों में विश्वास रहता है, समर्थन रहता है और व्यक्तिगत समझ होती है। बच्चों का एक खेल कूद का समूह, छोटे बच्चे जो आपस में खेलते हैं वो भी एक प्रकार का प्राथमिक समूह का हिस्सा है। उनके बीच निकटता और सामाजिक बातचीत और एक मजबूत स्तर पर सामाजिक जो लेन देन है वो होता है ना। सहकर्मियों का ग्रुप यानी कि सहकर्मियों का समूह यानी कि कलीग्स जो एक साथ काम करते हैं। कुछ मामलों में सहकर्मी समूह या साथी कर्मचारी जिनके साथ लंबे समय से व्यक्तिगत और गहरे संबंध विकसित हो चुके हैं वो भी प्राथमिक समूह कहलाते हैं। खासकर तब जब काम के बाहर भी आप उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हों। विवाहित जोड़े, पति पत्नी का रिश्ता भी एक महत्वपूर्ण प्राथमिक संबंध का उदाहरण है ना। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी विशेषता क्या है? सामाजिक जो समूह हैं और ख़ास तौर पर प्राथमिक सामाजिक समूह की विशेषता क्या है? हमने अभी बात करी। एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल जो एक प्राणी के लेवल के ऊपर ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मतलब मदद करता है। ये आपके व्यक्तित्व की विकास करता है। ये आपकी क्षमता बढ़ाता है। क्षमता आप जैसे भी किसी से बहुत डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्थापित करते हैं तो उससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और कहीं न कहीं वो पॉज़िटिवली आपको इम्पैक्ट करता है। तो क्या होता है? आपकी एफ़िशिएंसी, आपकी क्षमता बढ़ती है। ये आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफ़िल करता है। मतलब कि आपको एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंगनेस देता है, आपको अपनेपन महसूस कराता है, अपनापन महसूस कराता है। जैसे कि आपको अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ महसूस होता है। अब समाज के लेवल पर इसकी क्या विशेषता है? समाज के लेवल पर प्राथमिक समूह क्या करता है? कल्चर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र करता है। मतलब कि संस्कृति को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक बढ़ाता है। आने वाली पीढ़ी को क्या देता है? संस्कृति। अभी-अभी हमने बात करी थी कि कैसे परिवार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सामाजिककरण का। और वो सामाजिकरण सोशल ग्रुप यानी कि फैमिली के स्तर पर होता है और उसमें क्या करते हैं हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कल्चर ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कि संस्कृति को पहुँचाते हैं। अब इसी तरह से जब हम कल्चर ट्रांसफ़र करते हैं तो हम बहुत सारे सांस्कृतिक मानक भी हस्तांतरित करते हैं आने वाली पीढ़ी को। सांस्कृतिक मानक, सांस्कृतिक मतलब सोशल नॉर्म्स, रूल्स, लॉज़ ये सारी चीज़ें वेव्स ऑफ बिहेवियर कि किस तरह के आप बिहेवियर करें, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं प्राइमरी ग्रुप के माध्यम से दूसरी पीढ़ी को पहुँचाते हैं। अभी हमने बात करी थी कि ये सोशल कंट्रोल यानी कि सामाजिक नियंत्रण में भी बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है।
ये क्या करता है, ये हमारे जो सामाजिक समूह के जो सदस्य हैं उनका बिहेवियर कंट्रोल और रेगुलेट करता है, यानी कि उनके बिहेवियर को सामाजिक नियंत्रण के अंदर रखता है और समाज के हिसाब से उनके बिहेवियर को ढालता है। और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम ये करता है कि सोशल रोल्स को फुलफिल करता है। वो कहता है कि यू नीड टू परफॉर्म योर रोल्स। आपको अपने दिए हुए दायित्वों को पूरा करना है और वो पूरा करना ही आपका सांस्कृतिक मानक है। सो ये इंश्योर करता है कि आप अपने दिए हुए दायित्वों को पूरा करें। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं सामाजिक समूह के दूसरे वर्गीकरण यानी कि सेकेंडरी ग्रुप, द्वितीयक समूह के ऊपर। अब ये द्वितीयक समूह क्या होता है? सेकेंडरी ग्रुप, अभी हमने बात करी थी कि कूले ने इसके बारे में ये वर्ड नहीं यूज़ किया था, तो बाद के लोगों ने ये वर्ड यूज़ किया था। अब ये जो द्वितीयक समूह होते हैं ये बड़े समूह होते हैं। अभी हमने बात करी थी कि जो प्राथमिक समूह होते हैं वो छोटे ही रहेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्ट आपका कॉन्टैक्ट है। आप एक दूसरे से एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर हैं और आप क्या कर सकते हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बड़ा एक प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रुप के अंदर आप जो है एक बड़े स्तर पर लोगों से जुड़ते हैं और क्या तुरंत ही आपके जो संबंध हो जाते हैं वो इम्पर्सनल हो जाते हैं, यानी कि अव्यक्तिगत हो जाते हैं। यानी कि अब आप एक दूसरे से फेस टू फेस नहीं जुड़े हैं, एक दूसरे से समान रूप से फेस टू फेस आप बातें परस्पर होकर के नहीं कर सकते। आपके संबंध कैसे हो गए? इम्पर्सनल, यानी कि अव्यक्तिगत। फिर जो आपके संबंधों में अनौपचारिकता थी वो भी खत्म हो गई। आप क्यों जुड़े हुए हैं? टू जस्ट टू परफॉर्म सम गोल्स। आप गोल ओरिएंटेड हैं, आप लक्ष्य उन्मुख हैं। आप जो भी सेकेंडरी ग्रुप होते हैं यानी द्वितीयक समूह होते हैं, इनके अंदर हम जुड़ते हैं अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। मतलब कि हमारे जो संबंध हैं वो इंटीमेट नहीं है। हम जैसे कि प्राथमिक ग्रुप के अंदर हमारे संबंध क्या थे? अंतरंग थे, इंटीमेट थे। मगर यहाँ पे हमारे संबंध क्या है? फॉर्मल है, लक्ष्य उन्मुख है, अव्यक्तिगत है। और जो लेवल ऑफ इंटरैक्शन है वो क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। जो हमारा जो एक दूसरे से परस्पर आदान प्रदान है वो क्या है? बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, बहुत ही रुका हुआ सा है और बहुत ही औपचारिक है। और जो हमारे संबंध हैं सेकेंडरी ग्रुप यानी द्वितीयक समूह में, जो हमारे संबंध हैं वो खासा तौर पर यूटिलिटेरियन है। मतलब कि वो उपयोग से जुड़े हुए हैं या वो किसी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध से जुड़े हुए हैं। और वो हमारी रेसिप्रोकल नीड्स मतलब कि हमारी पारस्परिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेंबर्स एक दूसरे को अपना मीन्स समझते हैं और एंड जो होता है वो उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अनलाइक दी प्राइमरी ग्रुप जहाँ पे जो रिलेशनशिप थी वही एंड था, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं बस अपने गोल्स यानी कि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। सो द्वितीयक समूह के बारे में हमने अभी तक सीखा कि वो बड़े अधिक औपचारिक और लक्ष्य उन्मुख होते हैं। बातचीत अक्सर औपचारिक होती है और विशिष्ट भूमिकाएं या कार्यों पर ही आधारित होती है। ठीक है, उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कार्यस्थल की एक टीम, स्कूल की एक कक्षा, कानूनी या कॉन्ट्रैक्चुअल टाइज यानी कि लीगलिस्टिक और कॉन्ट्रैक्चुअल टाइज यानी कि कानूनी या संविदात्मक संबंध। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। मकाइवर एंड पेज का कहना है कि किसी भी सिंपल सोसाइटी में आपको प्राथमिक समूह देखने को मिलेंगे। सिंपल सोसाइटी बहुत ही सरल समाज जो होते हैं उनके अंदर आपको प्राथमिक समूह ज़्यादा मिलेंगे।
और जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, किसी भी समाज की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जाती है, उसका क्षेत्रफल बढ़ता जाता है, उसके लोगों की ज़रूरतें क्या होती जाती हैं, डाइवर्सिफ़ाइड होती जाती हैं, वो विविध होती जाती हैं। उनके लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो क्या होती जाती हैं, विविध होती जाती हैं। और इस तरह की जब बड़े समाजों में, कॉम्प्लेक्स जटिल समाजों के अंदर जब एक बड़ी जनसंख्या के ऊपर हम काम कर रहे हों, तब जो क्या होते हैं, जो आवश्यकताएँ हैं वो बहुत विविध हैं। तो उस समय हमें बड़े ग्रुप्स, बड़े सोशल ग्रुप्स की ज़रूरत होती है, ये मैकइवर एंड पेज का कहना है। और ये बड़े सोशल ग्रुप्स क्या कहलाते हैं? द्वितीयक समूह कहलाते हैं। और इसमें जो जो अभी हमने बात करी, जो संबंध हैं वो क्या हैं? इनडायरेक्ट हैं, इम्पर्सनल हैं और यूटिलिटेरियन हैं। मतलब कि जो संबंध हैं वो अंतरंग नहीं हैं, जो संबंध हैं वो औपचारिक हैं, लक्ष्य उन्मुख हैं और वो क्या हैं? अ, अव्यक्तिगत हैं, वो अव्यक्तिगत हैं ना। उनका कहना था कि सेकेंडरी ग्रुप जो है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड और अर्बनाइट कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि जो जो ये एक द्वितीयक समूह है, ये जटिल समाजों की एक पहचान है। आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप के ऊपर। सेकेंडरी ग्रुप जो होता है, डोमिनेंस ऑफ सेकेंडरी रिलेशंस पे आधारित है। यानी कि वो एक अव्यक्तिगत और यूटिलिटेरियन यानी कि लक्ष्य उन्मुख जो है वो सामाजिक संबंध स्थापित करता है। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड करते हैं। यहाँ पे क्या मेंबरशिप जो है वो वॉलेंटरी है। यहाँ पे लोग जो है खुद अपनी इच्छा से जुड़ते हैं और अपनी इच्छा से वो चले जाते हैं जैसे ही उनके लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। इसका साइज़ कैसा है? अभी हमने बात करी कि बहुत बड़ा साइज़ है इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल पेटा, पीपल ऑफ फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, एक सेकेंडरी ग्रुप है जो कि वर्ल्ड ओवर आप जानते हैं, लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ये कैसा है? ये गोल ओरिएंटेड है। यहाँ पे आपके संबंध आपके लिए उतने ज़रूरी नहीं हैं, यहाँ पे आपके लक्ष्य हासिल करना आपको बहुत-बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कम्युनिकेशन संचार कैसा है? इनडायरेक्ट। यहाँ पे जो संचार है वो एक डायरेक्ट रूप में नहीं होकर के इनडायरेक्ट है, जैसे कि रेडियो, टेलीफ़ोन, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, मैगज़ीन्स, मूवीज़ ना, इस तरह से हम एक-दूसरे से जुड़ते हैं। और यहाँ पे जो लोगों का रोल है उस एक पर्टिकुलर समूह के अंदर, वो उसकी पोजीशन निर्धारित करता है। यानी कि रोल डिसाइड्स अ पर्सन्स पोजीशन। यानी कि उसका जो स्टेटस है, जो उसने अचीव किया है जीवन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है रादर कि जो वो लेके पैदा हुआ है। मीन्स द अस्क्राइब्ड स्टेटस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अचीव्ड स्टेटस इज़ इम्पॉर्टेंट। अस्क्राइब्ड स्टेटस क्या होता है? जो आपको जन्म के समय मिलता है कि आप किस घर में पैदा हुए, आपके पिता कौन थे, आपका धर्म क्या था, आपकी जाति क्या थी। और अचीव्ड स्टेटस क्या होता है? आपने जीवन में पाया क्या है, कैसी शिक्षा आपने पाई है, कहाँ पे आप कार्यरत हैं। अच्छा, अब आते हैं द्वितीयक समूह के उदाहरण के ऊपर। सबसे अच्छा एक उदाहरण है कंपनी या कार्यस्थल, विद्यालय की एक कक्षा, सरकारी संगठन। ठीक है, अब एक व्यवसाय या संगठन के अंदर जो सहकर्मी हैं, वहाँ पे लोग एक दूसरे से अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जुड़े हुए हैं। इसी तरह से सरकारी संगठन में भी किसी न किसी विशेष कार्य या सेवा के उद्देश्य से वो एकत्रित हुए हैं। या एक विद्यालय के अंदर शिक्षक और छात्र एक निश्चित अवधि के लिए शिक्षा के उद्देश्य से साथ रहते हैं। या एक क्लब या समिति जिसका संगठन होता है किसी विशिष्ट उद्देश्य को या रुचि को पूरा करने के लिए। एक धार्मिक संस्था जिसका उद्देश्य होता है किसी एक चर्च, मंदिर, मस्जिद की गतिविधियां और अनुष्ठानों में एकत्र होना। एक राजनीतिक संगठन, एक व्यापार संघ यानी कि ट्रेड यूनियन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टालकट पार्सन एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कैसे डिफरेंशिएट किया है बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप। उन्होंने कहा कि 5 फैक्टर्स के बेसिस पे हम प्राथमिक और द्वितीयक समाज समूह के भीतर भेद स्थापित कर सकते हैं। और ये भेद क्या है? उनके संबंधों के बीच में एक कंट्रास्ट दिखाता है।
उनके जो संबंध हैं, जो प्राथमिक समूह में जो संबंध हैं, जो वो क्या है, विशिष्ट हैं, स्पेसिफिक हैं, डिलिमिटेड हैं। और जो जो हमारा द्वितीयक समूह है उसमें जो संबंध हैं वो डिफ्यूज्ड हैं, फैले हुए हैं। जो द्वितीयक जो समूह है उसके अंदर क्या है, संबंध कैसे हैं, विशेषतावादी हैं, पर्टिकुलरिस्टिक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर एम से वो लोग जुड़े हुए हैं, विशेषतावादी हैं। और जो हमारे प्राइमरी समूह है उसके अंदर क्या है, यूनिवर्सलिस्टिक है। उसी तरह से एस्क्रिप्शन बेस्ड है, संबंध कैसे हैं, आप कौन हैं, यानी कि समूह में जो प्राइमरी समूह है हमारा उसके अंदर हमारे संबंध क्यों हैं, क्योंकि हम उनसे एक रिलेशंस में हैं, एक बायोलॉजिकल रिलेशंस या ब्लड रिलेशंस में है एक फैमिली के अंदर। और हमारे जो संबंध हैं वो किस पे स्थापित करते हैं कि आप कौन हैं। बट द्वितीयक समूहों में जो हमारे संबंध है वो अचीवमेंट बेस्ड है, यानी कि हमने क्या अर्जित किया है अपने जीवन पे, उस पे हमें संबंध स्थापित करने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या है, जो एक प्राथमिक समूह है उसमें हम क्या है, हम वी फीलिंग के साथ बढ़ते हैं, हम ग्रुप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमसे पहले हमारा परिवार है। बट द्वितीयक समूहों में हम सेल्फ ओरिएंटेड हैं, हम इंडिविजुअलिस्टिक हैं, हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्राथमिक समूहों में हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, इमोशंस के ऊपर जुड़े हुए हैं। और द्वितीयक समूहों में हम इमोशनली न्यूट्रल हैं, मतलब कि हम व्यवहारिक रूप से जुड़े हुए हैं। अभी तक के अगर हम जो डिस्कशन हमारा हुआ है कि समूह क्या हैं और समूह, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह क्या हैं, उसको अगर हम सम अप करें, उसको अगर हम समग्रता में बांधें, तो हम 3 बातें कह सकते हैं कि समूह क्या है, एन एग्रीगेशन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स, 2 या 2 से अधिक लोगों का एक समूह, और इसके बीच एक संबंध होते हैं। और क्या होती है, एक अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस, हमें एक मालूम होता है कि हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। समय कम होने की वजह से हम जल्दी से बढ़ते हैं कम्युनिटी के ऊपर, समुदाय के ऊपर। समुदाय क्या होता है? Community refers to a group of people who are connected based on a specific geographic location, culture, interest और purpose. कम्युनिटी का मतलब होता है, समुदाय का मतलब होता है लोगों का एक समूह जो किसी विशेष भौगोलिक स्थान, संस्कृति, रुचि या उद्देश्य के आधार पर आपस में जुड़ा होता है। समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे भौगोलिक स्थान बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये एक ऐसा समूह है लोगों का जो कि कनेक्टेड हैं एक दूसरे से संबंध में हैं, क्योंकि वो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, यानी कि एक भौगोलिक स्थान पर है। एक संस्कृति, यानी कि सिर्फ एक कल्चर से रूबरू होते हैं, उनके एक रुचि होती है, उनके एक समान उद्देश्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एक रेजिडेंशियल टाइज, एक नेबरहुड की तरह से भी देखा जा सकता है, और एक पर्टिकुलर लोकेलिटी, यानी कि एक क्षेत्रफल के लोगों के हिसाब से भी देखा जा सकता है। इसकी एक सीमा विशेष होती है, मतलब कि एक टेरिटोरियल बाउंड्री होती है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है, कम्युनिटी का जो शाब्दिक अर्थ है, उसका मतलब है टू सर्व। कॉम एंड यूनिस मीन्स टू सर्व, मतलब कि जो दूसरों की सहायता कर सकते, सर्व कर सके। आगे बढ़ते हैं। मकाइवर और पेज का कहना है, कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर, हु बिलोंग टुगेदर, सो दैट दे शेयर नॉट ties or that particular interest but as a whole set of interest। मतलब कि कम्युनिटी क्या है, एक ऐसे लोगों का समूह है जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के लिए होते हैं, इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं एक दूसरे से कि वो 1 या 2 एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को नहीं, पर वो पूरे पूरे एक दूसरे के इंटरेस्ट को के जैसे होते हैं, वो एक दूसरे के इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं। किंग्सले डेविस ने कहा है कि कम्युनिटी क्या है, एक स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप है दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें। समुदाय का एक निश्चित क्षेत्रफल होता है, इसमें एक वी फीलिंग होती है कि
हम इस क्षेत्र के लोग, हम इस कल्चर यानी इस संस्कृति के लोग, एक कॉमन कल्चर होता है, एक कॉमन लाइफ होती है, हम पूरी पूरी लाइफ फॉलो करते हैं। अगेन यहाँ पे जो संबंध है बहुत क्लोज हैं और ये पूरी पूरा जीवन देता है हमें फॉलो करने की, एक कंप्लीटनेस ऑफ लाइफ है। किसी एक पर्पस या दो पर्पस के लिए हम आपस में नहीं जुड़े हैं, पर हमारी पूरी पूरी जीवन की जो हमारा वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का जो तरीका है, वो पूरा पूरा सामान है। इसका भी नेचर क्या है, परमानेंट है, हमेशा के लिए होती है। ठीक है। अब एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, एक जोग्राफिकल कम्युनिटी यानी कि एक विलेज यानी कि एक गांव, एक नेबरहुड, एक मोहल्ला, एक कल्चरल कम्युनिटी यानी कि इंडियन डायस्पोरा को आप ले सकते हैं। इंडियन डायस्पोरा भारत के ओरिजिन के वो लोग जो भारत से बाहर रहते हैं बट एक दूसरों के साथ घनिष्ठता से जुड़े हुए होते हैं। प्रोफेशनल कम्युनिटी, मेडिकल जो कम्युनिटी है, जो डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं, उनकी कम्युनिटी, वो एक क्षेत्रफल में रहते हैं, उनका जीवन जीने का जो ढंग है वो एक जैसा है, वो एक जैसा काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़रा सा देख लेते हैं एसोसिएशन क्या है। एसोसिएशन इज़ अ फॉर्मल एंड एक औपचारिक और अनौपचारिक समूह होता है जो किसी सामान्य रुचि, लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकत्रित होते हैं और एक तरह से अपने सदस्यों के हितों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ये होता है एसोसिएशन। इसी में आगे बढ़ लेते हैं। ये एक कॉमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए यानी कि कॉमन जो एक जैसे लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए लोग जुड़े हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं मतलब मकाइवर और पेज का कहना है कि ये ज़रूर से ये इसलिए बनाई जाती है कि एक जैसे जो हमारे गोल्स हैं उनको हम पा सकें। ओके, तो कुछ तरह से हम देखें तो सामाजिक समूह के जैसे ही है, पर इसमें हम संबंध क्यों स्थापित करते हैं, क्योंकि हमें उन लक्ष्यों को पाना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ मुझे लगता है मुझे पास सिर्फ 4 मिनट हैं, तो मैं अपने इस चर्चा को और शॉर्ट कर रही हूँ ताकि हम कवर कर सकें। अच्छा, अब इन एसोसिएशंस के अंदर हम बात करें तो जो हमारी मेंबरशिप है उसको लेने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और जो मेंबरशिप है वो अपने आप स्वतः टर्मिनेट हो जाती है जैसे ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, एक प्रोफेशनल एसोसिएशन और एक कल्चरल एंड एथनिक एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन में हम देख लेते हैं जैसे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन या बार एसोसिएशन, या कल्चरल एंड एथनिक एसोसिएशन में देख सकते हैं हम या एजुकेशनल एसोसिएशंस में हम इसको देख सकते हैं कि एक हितों के समान रूप से पूरा होने के लिए आप एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध स्थापित किए हुए हैं और वो जैसे हित पूरे हो जाते हैं स्वतः अपने आप खत्म हो जाती है। Again, in simple society where there is less division of labor, there are few associations. जो एक सरल समाज है वहाँ पे एसोसिएशन बहुत कम होती है क्योंकि बहुत कम डिवीजन ऑफ लेबर है, बहुत कम स्पेशलाइजेशन है और कैरेक्टर क्या है उस सोसाइटी का, लिमिटेड है, लिमिटेड फंक्शन है। पर अब इसकी बात करें तो यहाँ पे जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, वहाँ पे जो लेबर है बहुत स्पेशलाइज्ड है, उनकी नीड्स बहुत पर्टिकुलर हैं, इसलिए जो एसोसिएशन हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगेन जल्दी से आ जाएं और संगठन की बात करनी। ऑर्गेनाइजेशन या संगठन कैसे होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ऑर्गेनाइजेशन आर दोज एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल थ्रू विच सर्टेन वैल्यू ओरिएंटेड इंटरेस्ट आर सेटिस्फाइड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लक्ष्य हैं वो वैल्यू ओरिएंटेड हैं। दे आर सिस्टमैटिकली अरेंज्ड यूनिट्स ऑफ इंडिविजुअल इन विच ईच पर्सन हैज़ फॉर्मल स्टेटस एंड रोल। यहाँ पे जुड़े हुए लोगों का एक स्टेटस है और उनसे एक रोल पूरा करने की उम्मीद की जाती है। ओके, मुझे लगता है कि मुझे अपना ये लेक्चर यहाँ पे अंत करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत समय के साथ चलना है और इस डिस्कशन को हम कोशिश करेंगे कि अपने आगे की क्लास में बढ़ाएं।
और आज हम बस इसको एक संदर्भित करना चाहेंगे कि हमने देखा, कोशिश करी कि हम समझें कि सामाजिक समूह क्या होती हैं, सामाजिक समूह कितने प्रकार के होते हैं, फिर सामाजिक संस्थाएँ क्या होती हैं, सामाजिक संगठन क्या होते हैं, इनमें लोगों की कौन-सी ज़रूरतें पूरी होती हैं, इनमें लोग क्यों जुड़ते हैं, हमारी आवश्यकता का सिद्धांत क्या है, अ, और हम किस तरह से समाज के इन सारे किसी न किसी तरह से संगठनों में जुड़ के अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इग्नू के इस मंच का जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया और अनुग्रहित किया ये चर्चा करने के लिए।